Hi guys and welcome back to the channel दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो गाइज आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। यह वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं, बट उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, जैसा कि आज संडे है, संडे में हम लोग कोई भी नया करंट अफेयर का डिस्कशन नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं, हर संडे हम लोग कवर करते हैं वीकली कंपाइलेशन को। मतलब पिछले मंडे से लेकर सैटरडे के बीच में जितने भी आर्टिकल्स चर्चा में थे उन सबको कंपाइल करके एक रिविजन, एक ओवरव्यू हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पिछले सप्ताह में किसी भी दिन करंट अफेयर को स्किप किया है या फिर पिछले सप्ताह करंट अफेयर पढ़ा ही नहीं है तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा, पूरे सप्ताह के करंट अफेयर को कवर करवा देगा। नाउ आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो मंथ के एंड तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जून के महीने के बिल्कुल लास्ट वाले दिन पर यह पीडीएफ मैं आपको दूंगा। लेकिन इस पीडीएफ के साथ साथ आपको पूरे जून के जितने भी करंट अफेयर अभी तक बने हैं और आने वाले टाइम पर बनेंगे उन सबको कंपाइल करके मंथली कंपाइलेशन आपको मंथ के लास्ट में दे दिया जाएगा। नाउ आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको नहीं दबाया तो फटाफट दबा देना। जो हमारा टारगेट है वो आज भी 2K प्लस लाइक्स का आपको देखने को मिल जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, ये आर्टिकल काफ़ी चर्चा में था। हुआ क्या है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर विमेन को लेकर किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन है उसको लेकर चर्चा की गई है। देखो खास बात यह है, जितने भी आर्टिकल आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे उन सब क्या क्या लिखा होगा, कौन कौन से जीएस पेपर से आप लोग उसको रिलेट कर सकते हो, यानी सिलेबस में कहाँ पे लिंक हो पाएगा। साथ ही साथ आपको सारे सोर्सेस दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ से इन आर्टिकल्स को लिया गया है। तो हुआ क्या, इस वाले आर्टिकल के अंदर ये हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट इशू है। इसके अंदर मेंशन किया गया कि जो कैप्टन अभिलाषा बैरक हैं इन्होंने एक इतिहास रच दिया है। इतिहास किस प्रकार से रचा गया, तो कैप्टन अभिलाषा बैरक ये बेसिकली यहाँ पर पहली वेमेन बनी है जिन्होंने आर्मी एविएशन कॉर्प को ज्वाइन किया है एज अ कॉम्बैट पायलट। देखो अब यहाँ पे आर्मी एविएशन कॉर्प का मतलब क्या है इसको समझते हैं। हमारे पास इंडियन एयरफोर्स भी है, नेवी भी है और आर्मी भी आपको देखने को मिल जाती है। अब मान लो यहाँ पर आर्मी को हेलीकॉप्टर की ज़रूरत पड़ गई है तो इसके लिए यहाँ पर ये जो एविएशन कॉर्प है ये बनाया गया है। यानी अगर हेलीकॉप्टर की आवश्यकता पड़ी है आर्मी को तो यहाँ पर आर्मी को ज़रूरत नहीं कि वो एयरफोर्स के पास जाएं, अपना इस आर्मी एविएशन कॉर्प के थ्रू काम कर सकते हैं। तो आर्मी का ही एक छोटा सा यूनिट है आर्मी एविएशन कॉर्प, और इसी कॉर्प के अंदर यहाँ पर इनको अभिलाषा बैरक को एज अ कॉम्बैट पायलट ज्वाइन करवाया गया है और ये ऑपरेट करेंगे ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को। तो इस वजह से आर्टिकल चर्चा में था। अब आर्मी एविएशन कॉर्प क्या है, इसका इतिहास कैसा रहा है, मैं आपके साथ में इसको लेकर चर्चा करता हूं। आर्मी एविएशन कॉर्प मैंने आपको बताया इंडियन आर्मी का ही एक कंपोनेंट है। इसको बनाया गया था 1 नवंबर 1986 में और इस पूरे कॉर्प को हेड किया जाता है डायरेक्टर जनरल के थ्रू। उसके साथ साथ यहाँ पे काफ़ी सारे हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट किया जाता है, जैसे कि ध्रुव हो गया, चेतक हो गया और चीता हेलीकॉप्टर हो गया। ठीक है ना, इतनी बात यहाँ पर ध्यान रखना। अब उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये आती है कि 1986 में हमने इस बॉडी को बनाया और अगले ही साल 1987 के अंदर हमने ऑपरेशन पवन को लॉन्च किया था। ऑपरेशन पवन क्या था, तो ऑपरेशन पवन के तहत हमने श्रीलंका के अंदर सिचुएशन को सही करने के लिए अपने आर्मी ऑफिसर्स को श्रीलंका के अंदर उतार दिया था, क्योंकि श्रीलंका के अंदर उस समय सिविल वॉर चल रहा था। एक तरफ वहाँ पे श्रीलंका की सरकार थी, दूसरी तरफ लिट्टे ग्रुप, इनके बीच में लड़ाई चल रही थी। लिट्टे ग्रुप का मतलब है LTT, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलिलम। इनकी मांग ये थी कि श्रीलंका का एक छोटा सा पोर्शन इनको अलग से निकाल कर दे दिया जाए, या अलग से मांग कर रहे थे उस हिस्से की। तो ये ऑपरेशन चलाया गया और इस ऑपरेशन के तहत भारत ने जो है सपोर्ट किया श्रीलंका की सरकार को और इस ग्रुप के अगेंस्ट यहाँ पे भारत भी लड़ा। और उस ग्रुप के जो चीफ हैं यहाँ पर प्रभाकर आपको ये देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना, इतनी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना। उस समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो राजीव गांधी जी भी थे, उसके बाद में ही राजीव गांधी जी का असैसिनेशन भी हो चुका था। तो ऑपरेशन पवन को लॉन्च किया गया था 1987 में, ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई। अब बात करते हैं फाइनली हमारी मिलिट्री के अंदर वेमेन का रिप्रेजेंटेशन को लेकर क्या इतिहास रहा है। क्या पहले भी यहाँ पर वेमेन को हमारी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर इतनी वैल्यू मिलती थी, तो ऐसा नहीं था। यहाँ पे जब आप लोग देखोगे तो 1992 के अंदर स्टार्टिंग होती है, हमारी आर्मी एयरफोर्स नेवी के अंदर वेमेन को रिक्रूट करने की शुरुआत की जाती है। लेकिन वेमेन को उस समय रिक्रूट किया जाता था शॉर्ट सर्विस कमीशन के बेसिस पर, यानी थोड़े समय तक ही वो सर्व कर पाएंगी और थोड़े समय बाद यहाँ पर उनको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। लेकिन यह मुद्दों को लेकर काफ़ी डिबेट हुई और उस डिबेट के बेसिस पर काफ़ी कुछ यहाँ पर आप कह सकते हो डेवलपमेंट हुआ है बाद में। लेकिन उस समय पर भी आप देख पाओगे कि जो विमेन है उनको नॉन कॉम्बैट जो जॉब्स है वो नहीं मिलती थी, यानी कि छोटे मोटे काम दिए जाते थे
कोई यहाँ पर लड़ाई वाला जो जॉब है वो नहीं मिल पाता था इन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर। ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है और साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है हमारी केंद्र सरकार को कि आप अब इन वेमेन को, अगर कोई वेमेन परमानेंट कमीशन के तौर पर वर्क करना चाहती है यानी परमानेंट बेसिस पर आर्म्ड फोर्सेस के अंदर काम करना चाहती है तो वेमेन को अलाउ किया जाएगा। हालांकि सरकार सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में रही, बोली कि यहाँ पर वेमेन जो है एलिजिबल नहीं हो पाती हैं, वेमेन यहाँ पर सूटेबल नहीं है लंबे समय के जॉब के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी चीज़ों को मना करते हुए बोला कि ये सब कुछ एलिजिबल होगा और वेमेन को एक परमानेंट कमीशन के तहत लंबे समय तक जॉब करने की यहाँ पर एलिजिबिलिटी मिलनी चाहिए। तो ये काम हो चुका है। तो अब यहाँ पर जो वेमेन है वो परमानेंट कमीशन के तहत भी सर्व कर सकती हैं, आपको ध्यान रखना है। ये हमने डिस्कशन किया। फिर उसके बाद में मेंशन किया कि भाई पिछले कुछ सालों में, ये आपको थोड़ा सा लाइट कलर का दिख रहा होगा, एक मिस्टेक सी हो गई थी उस समय पर पीडीएफ के अंदर, तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर इसमें पीडीएफ में आपको ये क्लियर दिख जाएगा, ठीक है। बाद में आपको ये बिल्कुल सही करके दिखा दिया गया है। पहले उस समय ये क्या किया था, मैंने हाईलाइट कर दिया था और ये कलर बाद में चेंज हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे बोला गया कि लगातार हम पिछले कुछ सालों में देखें तो वेमेन ऑफिसर्स लगातार बढ़ती हुई आई हैं। यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि आज के टाइम पर हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंदर लगभग 9100 एंड वेमेन ऑफिसर्स करंट टाइम पर सर्व कर रही हैं, जो कि पिछले कंपैरिजन में काफ़ी बढ़ चुकी हैं। और इस चीज़ का इंपॉर्टेंस ये देखने को मिलता है कि भैया जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस है उनकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। प्लस दुनिया भर में जब आप देखते हो तो अमेरिका, यूके, इन सभी ने यहाँ पर ये काम किया कि वेमेन को सर्व करने की इजाज़त दी है आर्म्ड फोर्सेस के अंदर। तो यहीं से आप कह सकते हो भारत को भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल हमने डिस्कस किया था इंडिया जापान के रिलेशंस के बारे में। तो अभी क्या हुआ है, इस आर्टिकल को कहाँ से रिलेट कर सकते हो, का सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी गई है। तो इशू यह है कि इंडिया जापान दोनों ने मिलकर अग्री किया क्वाड समिट के अंदर कि दोनों कंट्रीज़ अपने बायलैटरल सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन के ऊपर काम करेंगी और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर दोनों कंट्रीज़ मिलकर काफ़ी कुछ जनरेट करने वाली हैं। तो यहाँ पे जब आप लोग लोकेशन देखते हो जापान का, तो यहाँ पर आपको महान भारत देखने को मिलेगा और भारत के कंपैरिजन में आपको जापान यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब बात करें लोकेशन को जूम करके तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ये रहा जापान, जापान की कैपिटल टोक्यो है। अभी टोक्यो के अंदर ही क्वाड का समिट हुआ था, ध्यान रखना इस बात को। फिर उसके बाद इधर टोक्यो के बराबर में, जापान के बराबर में इधर आपको कोरिया देखने को मिल जाएगा, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इधर रशिया हो गया और इधर यहाँ पर चाइना हो गया। आगे आते हैं, ये हमारे पीएम मोदी रहे और साथ ही साथ यहाँ पर जापान के पीएम फुमियो किशिदा ये देखने को मिलेंगे। तो हुआ क्या, इस मीटिंग के अंदर काफ़ी कुछ डिस्कशन किया। मीटिंग के अंदर बोला गया कि जो जापान है वो इंडिया के अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट करेगा, 5 ट्रिलियन येन के आसपास इन्वेस्टमेंट आने वाला है आने वाले 5 सालों के अंदर में। प्लस उसके बाद यहाँ पे जो हमारा स्पीड रेल प्रोजेक्ट है मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक का, इस रेल प्रोजेक्ट के अंदर भी जापान का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद मेंशन किया गति शक्ति के अंदर, जो गति शक्ति प्लान है हमारा कि हम लोग लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएंगे, रोड्स बनाएंगे, हॉस्पिटल्स बनाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ों को डेवलप करेंगे, इसके अंदर भी यहाँ पर जापान का इन्वेस्टमेंट आएगा। प्लस उसके बाद प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स के अंदर यहाँ पर जापान को फायदा मिलेगा, जापानीज कंपनीज को यहाँ पर हम लोग अट्रैक्ट करेंगे अपने कंट्री के अंदर। प्लस दोनों कंट्रीज ने मिलकर अग्री किया है क्लीन एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर काम किया जाएगा, यानी पोल्यूशन को कंट्रोल करने के ऊपर काम करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर इनका एक मेजर फोकस रहा है किस चीज़ के ऊपर, नॉर्थ ईस्ट वाले इंडिया के ऊपर। जब आप लोग यहाँ पर इंडिया का मैप देखोगे तो ये नॉर्थ ईस्टर्न हिस्सा है, तो इस नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से को यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। यहाँ पर जो जापान है ये यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करेगा ताकि जो इंडिया है, इंडिया का ये वाला हिस्सा बाकी दुनिया से कनेक्ट हो सके और जापान से हम लोग कनेक्टिविटी को बना सकें। फिर उसके बाद मेंशन किया गया भारत और जापान के बीच में पिछले कुछ टाइम पहले भी काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। जैसे मार्च 2022 में जापानीज प्राइम मिनिस्टर इंडिया की विजिट पर आए और चौथा इंडिया जापान एनुअल समिट किया गया था दोनों देशों के बीच में। उससे पहले भी यहाँ पर क्या हुआ, भारत के जो पीएम है इन्होंने अहमदाबाद के अंदर जेन गार्डन, केजन अकेडमी जो ये गार्डन है, इसका उद्घाटन किया था। उससे पहले भी यहाँ पर आप कह सकते हो सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव उठाया गया था दोनों कंट्रीज़ के थ्रू। फिर उससे भी पहले यहाँ पर काफ़ी सारे अग्रीमेंट्स दोनों कंट्रीज़ ने कर रखे हैं, तो लगातार ये अग्रीमेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लस दोनों कंट्रीज़ का मेजर फोकस आपको इंडो पैसिफिक वाले रीजन पर भी देखने को मिलेगा। दोनों कंट्रीज़ चाहती हैं कि इस रीजन के अंदर चाइना का जो अग्रेशन है हम लोग यहाँ पर कम से कम करवा दें। देखो यहाँ पर ये जो चीज़ें हाईलाइट हैं, इसमें जो यहाँ पर जब मैंने इस PDF को तैयार किया है ना, तो ये वाइट कलर का टेक्स्ट आ चुका है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ये वाइट कलर का जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है इससे काफ़ी परेशानी हो रही होगी, मुझे पता है, लेकिन PDF के अंदर आपको क्लियर दिख जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट बात है मैं आपको यहाँ पे बता कर ही, मतलब बोल कर ही बता देता हूँ, ठीक है।
तो हुआ क्या, फिर बाद में हम देख पाते हैं भारत और जापान के बीच में साल 2011 से ही एक कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया गया है, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं सेपा एग्रीमेंट। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो यहाँ पे भी आप देख पाओगे इसके मदद से दोनों कंट्रीज़ का व्यापार बढ़ता हुआ नजर आया है। उसके बाद इंडिया और जापान के बीच में काफ़ी सारे अभ्यास होते हैं, जैसे कि दोनों कंट्रीज़ की बीच में जो बायलैटरल एक्सरसाइज होती हैं, इन दोनों के नेवी के बीच में होता है एक जिमेक्स एक्सरसाइज, एयरफोर्स के बीच में शिन्यू, आर्मी के बीच में धर्म गार्जियन, और उसके बाद में नेवी के बीच में होती है मालाबार एक्सरसाइज। तो इस प्रकार के एक्सरसाइजेस यहाँ पर ये आप देख पाओगे बताई गई हैं। इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि कौन कौन से देश के साथ में भारत कौन कौन से अभ्यास करता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में, बांग्लादेश के साथ में, जापान के साथ में। तो ये सारी लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी है। फिर अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था यूएस ताइवान के रिलेशंस के बारे में। तो यूएस ताइवान के रिलेशंस काफ़ी चर्चा में थे, क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे जब क्वाड समिट चला जापान के अंदर में, तो यूएस के प्रेसिडेंट ने एक कंट्रोवर्शियल सा स्टेटमेंट दे दिया। इन्होंने बोला अगर चाइना ताइवान को कब्जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर जो अमेरिका है वो ताइवान के सपोर्ट में आएगा, ताइवान को डिफेंड करेगा। और इसी के बाद यहाँ पर बवाल होना चालू हो गया। यहाँ पर चाइना ताइवान के रिलेशंस को लेकर काफ़ी चर्चा होनी चालू हो गई। तो चाइना ताइवान के जब रिलेशंस हम लोग बात करते हैं तो इनका इतिहास काफ़ी पुराना है। ये आपको देखने को मिलेगा, चाइना हुआ, इधर यहाँ पर महान भारत हुआ, और इधर यहाँ पर आप देख पाओगे ये यहाँ पर ताइवान है ना। अब जब ताइवान को आप लोग देख पाते हो चाइना के बिल्कुल बराबर में है। ताइवान का इतिहास देखें तो ताइवान एक समय पर चाइना का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन खराब होने के बेसिस पर ताइवान अलग हो गया। तो चाइना आज के टाइम पर बोलता है ताइवान हमारा हिस्सा है, लेकिन ताइवान की सरकार बोलती है नहीं, हम चाइना से जुड़ना नहीं चाहते, हम एक अलग से इंडिपेंडेंट कंट्री हैं। अभी हम लोग चाइना ताइवान का इतिहास देखें तो एक समय पर जब आप लोग देखोगे, ये सारी चीज़ मैंने लिखित में प्रोवाइड करवा दी है, 1945 से लेकर 1949 के बीच में चाइना के अंदर एक सिविल वॉर यानी गृह युद्ध होता है। और उस गृह युद्ध के दौरान दो पॉलिटिकल पार्टीज भी यहाँ पर लड़ जाती हैं। एक तरफ थे यहाँ पर माओ जेडोंग, इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी कम्युनिस्ट चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको सीसीपी के नाम से जानते हैं, और दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल पार्टी थी यहाँ पर जिसका नाम है केएमटी यानी कुओमिंतांग। अब इस पॉलिटिकल पार्टी को लीड किया जाता था चियांग काई शेक के थ्रू। अब हुआ क्या, चियांग काई शेक ने चाइना के ऊपर काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर एक तरीके से रूल कर रखा था, बहुत लंबे समय से रूल कर रहे थे। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद जब ये सिविल वॉर चल रहा था तो चाइना के लोग भी काफ़ी नाराज़ थे। ज़्यादातर लोग माओ जेडोंग की साइड में थे और लोगों का कहना यह था कि भाई अब ये रूल ख़त्म करना होगा चियांग काई शेक का। तो इसी के चक्कर में क्या हुआ, चियांग काई शेक को मारा पीटा गया और चियांग काई शेक यहाँ पर चाइना से भागकर पहुँच गए ताइवान की ओर। अब ताइवान पर जब यहाँ पर ये पहुँचे तो ताइवान पर इन्होंने अपनी सरकार को एस्टेब्लिश किया, प्रॉपरली यहाँ पर काम किया गया, और जब यहाँ पे पहुँचे तो ये अलग नाम दिया गया। तब से ही हम लोग जानते हैं ताइवान को हम लोग रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जानते हैं, आरओसी, और चाइना को हम लोग पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि पीआरसी के नाम से जानते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है। उससे भी पहले का जब आप इतिहास देखोगे तो ताइवान को पहले कब्जा लिया गया था जापान के थ्रू, ठीक है, 1985 के आसपास। जब यहाँ पर देख पाओगे तो जापान बहुत ताकतवर था। जापान ने इधर पूरा कोरिया कब्जाया, इधर ताइवान कब्जाया, चाइना का इतना हिस्सा कब्जा लिया था, बीच में कब्जाया, बीच में यहाँ पर फिर उसके बाद ताइवान वापस से चाइना के पास में आ गया था, लेकिन बाद में ये फिर से अलग हो गया। तो अलग होने के बाद में आज तक ये अलग ही है। फिर होता क्या है, यहाँ पर सिविल वॉर के बाद में आप देख पाओगे चाइना जो है अपना वन चाइना प्रिंसिपल को लॉन्च करता है। वन चाइना प्रिंसिपल का कहना यह है कि चाइना मानता है चाइना ताइवान दोनों एक ही कंट्री है, ठीक है। कोई दूसरा कंट्री अगर ताइवान को अलग एक देश मानेगा तो इससे यहाँ पर चाइना और उस कंट्री के रिलेशंस खराब हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। यूएस ने यहाँ पर बेसिकली क्या किया, ये चाइना में गए, यूएस के जो उस समय के प्रेसिडेंट थे इन्होंने यहाँ पर सपोर्ट भी किया, क्योंकि यूएस को क्या करना था, यूएसएसआर से लड़ना था। तो चाइना को अपनी साइड में यहाँ पर करने की कोशिश की थी ज़रूर यूएस ने, लेकिन ये चीज़ें सक्सेसफुल नहीं हो पाई, क्योंकि उसके बाद जब आप लोग देखोगे तो यूएस ने यहाँ पर एक तरफ से चाइना का सपोर्ट मांगा, चाइना के साथ में रिलेशन को बना रहा था, दूसरी तरफ में यहाँ पर ताइवान के साथ में भी रिलेशन डेवलप कर रखे थे। धीरे धीरे यहाँ पर पीछे के रास्ते से यहाँ पर ताइवान के साथ रिलेशंस मेंटेन कर रखे थे। तो ये चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं एक कंसर्न क्रिएट करती हुई नजर आई थी। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इसको अच्छे से समझ लिया है। फिर अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया नेशनल अचीवमेंट सर्वे के बारे में। तो हुआ क्या है, अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 की रिपोर्ट को लॉन्च किया है। इस रिपोर्ट के अंदर कहना यह है कि देखो भाई, बहुत सारे लोग हैं, खासकर जो लड़के देखने को मिलेंगे छोटी क्लास के, क्लास 3rd, क्लास 5th, क्लास 8 तक, तो इनका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेकार हुआ है, यानी सब्जेक्ट में जो उनके मार्क्स है वो लगातार कम होते हुए नजर आए। तो नेशन वाइड यानी पूरे देश के बेसिस पर इस सर्वे को क्रिएट किया गया है। इस सर्वे को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के माध्यम से क्रिएट किया गया और एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री के साथ साथ सीबीएसई और एनसीईआरटी ने मिलकर यहाँ पर एक सपोर्ट दिया है।
तो यहाँ पर ये सर्वे किया गया 22 भाषाओं के अंदर, ठीक है, जिसमें से इंग्लिश, आसमीज, बंगाली, ये सारी भाषा आपको देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि इस सर्वे का मेजर इंपॉर्टेंस ये है, हम लोगों ने पता लगाया है कि स्कूल के अंदर किस किस चीज़ की कमी है, और कमी पता चलेगी तो उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर काम कर पाएंगे। और फिर उसके बाद एक एवरेज डेटा हमें पता चलता है कि जो क्लास 3rd में बच्चा है उसकी परसेंटेज 59% आती थी, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही वो क्लास 5th में पहुंचा उसकी परसेंटेज कम हो गई। यानी जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, बड़ी क्लास में जा रहा है, उसका परफॉर्मेंस बेकार होता हुआ जा रहा है, ऐसा यहाँ पर इसके अंदर बताया गया। फिर सब्जेक्ट वाइज डेटा बताया गया। अगर हम लोग मैथ्स की बात करें तो मैथमेटिक्स के अंदर क्लास 3rd में बच्चे का स्कोर था 57% और क्लास 10 तक आते आते हो गया 32%। फिर लैंग्वेज में भी ऐसा ही हुआ, साइंस के अंदर भी यही हाल हुआ कि लगातार सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस बच्चों की डाउन होती जा रही है। फिर उसके बाद मेंशन किया गया कि देखो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है गर्ल्स का वो बॉयज़ से ज़्यादा बेटर है, गर्ल्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, ऐसा भी यहाँ पर ये हमारा सर्वे बताता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कौन कौन से स्टेट्स ने बेटर परफॉर्म किया, तो केरला, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब ने बेटर परफॉर्म किया है। फिर उसके बाद दिल्ली का परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पर बेटर देखने को मिल जाएगा, पंजाब का भी बेटर देखने को मिल जाएगा, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। फिर एजुकेशन का स्टेटस भारत के अंदर क्या है वो मैंने आपको बताया था। हमारे भारतीय संविधान में पार्ट 4 के अंदर जो आर्टिकल 45 है, 39F है, ये बेसिकली DPSP हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये बात करता है कि हर एक व्यक्ति के पास में इक्विटेबल एजुकेशन यहाँ होनी चाहिए। फिर उसी के बेसिस पर 42nd अमेंडमेंट लेकर आया गया था हमारे संविधान के अंदर 1976 के अंदर, और इसी के बेसिस पर क्या हुआ, एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट के अंदर डाल दिया गया। अब जो एजुकेशन है वो आज के टाइम पर कंकरेंट लिस्ट पर है, तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों मिलकर इसके ऊपर लॉज बनाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2009 के अंदर। इसका मेजर फोकस था कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं ये उनका फंडामेंटल राइट है एजुकेशन लेने का। साथ ही साथ यहाँ पर इसी एजुकेशन राइट के बेसिस पर 25% का रिजर्वेशन दिया गया डिसएडवांटेज बच्चों को। बाकी एजुकेशन को लेकर और भी बहुत सारे इनिशिएटिव है, सरकारी इनिशिएटिव, इसको एक बार नज़र मार सकते हो, यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाते हैं। फिर अगले आर्टिकल में हमने सेक्स वर्कर्स को लेकर चर्चा की थी, तो एक इंपॉर्टेंट सा आर्टिकल था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सेक्स वर्कर्स को यहाँ पर लीगलाइज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो जो सेक्स वर्कर है, जो सेक्स वर्क है बेसिकली, वो यहाँ पर एक प्रोफेशनल वर्क आपको देखने को मिलेगा, तो एज अ प्रोफेशन की तरह यहाँ पर रिकग्नाइज दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्क को एज अ प्रोफेशन रिकग्नाइज किया, जिसके बेसिस पर काफ़ी चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि देखो जो सेक्स वर्कर्स हैं वो अपने आप में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस करती हुई नजर आई हैं। तो बेसिकली यहाँ पर अब जो वर्क कर रही है वो एक प्रोफेशन की तरह है, उसकी तरह ही रिकग्नाइज किया जाएगा, क्योंकि सभी लोगों के पास में आर्टिकल 21 है, एक यहाँ पे संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट दिया गया है, राइट टू लाइफ सभी के पास में है, जीने का हक है। प्लस यहाँ पे बोला गया कि कोई भी पुलिस वाला किसी भी सेक्स वर्कर को ज़बरदस्ती अरेस्ट नहीं करेगा और पेनल्टी यहाँ पर नहीं उसके ऊपर चार्ज करेगा। या फिर कोई जो ब्रोथल है, ब्रोथल वगैरह चल रहा है, अगर मैं कड़े शब्दों में बोलूँ तो यहाँ पर ब्रोथल को बोला जाता है खोटा। तो अगर कोई यहाँ पर ब्रोथल चल रहा है तो इसके बेसिस पर यहाँ पर बोला जा रहा है कि देखो ब्रोथल चलाना बिल्कुल एक अनलॉफुल है, लेकिन यहाँ पर जो सेक्स वर्कर हैं, जो सेक्स वर्क है बेसिकली, इसको तब भी हम लोग एज अ प्रोफेशन रिकग्नाइज करते हैं। प्लस यहाँ पे मेंशन किया गया कि मान लो कहीं पर रेड पड़ती है तो सेक्स वर्कर का बच्चा भी वहीं पर होता है, तो उस बच्चे को उसकी माँ से अलग कर दिया जाता है, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातें बोली हैं आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर, कि जिस बेसिस पर कोई मुद्दा मतलब कोई कंप्लीट जस्टिस नहीं मिल रहा है, उस बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट यहां पर एक कंप्लीट जस्टिस देने के बारे में आर्टिकल 142 का यूज करता है। फिर अगले आर्टिकल में भिल प्रदेश को लेकर चर्चा की गई थी। तो हमारे देश में यहाँ पर एक अलग से राज्य की मांग चल रही है भिल प्रदेश को लेकर। अब ये भिल है क्या, देखो भिल और भिल्स ये एक आदिवासी एथनिक ग्रुप है वेस्ट इंडिया का। ये जो भिल्स आपको देखने को मिलते हैं कोई ट्राइबल पीपल हैं। ये जो ट्राइबल पीपल अपने आप में एक लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप देखने को मिलेगा। ये गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान, इन एरियाज़ के अंदर आपको यहाँ पर ये भिल जो ट्राइब्स है वो देखने को मिलती है। तो इनकी मांग ये है कि भाई ये वाला जो हमें हिस्सा है ये अलग से देना चाहिए, ये एक अलग से राज्य बना दो भिल प्रदेश नाम का, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भिल ट्राइब्स रहेंगी। तो ये सारी जो मांग है ये उठाई गई है भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी कि बीटीपी के थ्रू। ये एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि गुजरात के अंदर आपको देखने को मिलेगी। इनकी मांग यह है कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान, ठीक है, इन सब का यहाँ पर लगभग 39 डिस्ट्रिक्ट्स को निकालो, यानी गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उसके बाद राजस्थान। तो यहाँ से यहाँ पे हमें 39 डिस्ट्रिक्ट्स चाहिए और इन डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पर अलग से राज्य डिक्लेयर करना है, भिल प्रदेश बनाना है। इसकी मांग ये चल रही थी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्योंकि देखो ये जो भिल ट्राइबल पीपल हैं इन्होंने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं।
ठीक है। हुआ क्या, यहाँ पर एक मानगढ़ मैसेकर देखने को मिला था। मानगढ़ बेसिकली आपको यहाँ पर बॉर्डर पर देखने को मिल जाता है, जो एक राजस्थान और गुजरात का बॉर्डर वाला हिस्सा, यहीं पर आपको मानगढ़ देखने को मिलेगा। तो मानगढ़ पर क्या हुआ, एक मैसेकर, एक हत्याकांड हुआ, जहाँ पर बहुत सारे भिल ट्राइबल पीपल को, आदिवासी लोगों को मार दिया गया। और इस वजह से हम इसको आदिवासी जलियांवाला बाग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जलियांवाला बाग मैसेकर आपको पता होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर भी काफ़ी सारे लोगों को जलियांवाला बाग के अंदर मार दिया गया था। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें भिल प्रजाति की, तो यहाँ पर गुरु गोविंद का नाम काफ़ी चर्चा में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने जो अपना अंतिम समय है ये गुजरात के अंदर व्यतीत किया था। और मानगढ़ जो नरसंहार हुआ, जहाँ पे भिल ट्राइबल को मारा गया, उसके बाद में गुरु गोविंद गिरी ने इस मृत्यु दंड की जो सज़ा हुई इनको, जो कि बाद में यहाँ पर आजीवन कारावास में बदल दी गई थी, तो यहाँ पर भिल ट्राइब को लेकर इनका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर इनके बारे में भी ध्यान रख सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें हैं। और इनके भी मांग यहाँ पर मतलब शुरुआत इनकी साइड से ही की गई थी कि बिल्कुल जो भिल ट्राइबल हैं उनके लिए एक अलग से राज्य होना चाहिए। फिर अगले आर्टिकल में हमने कोल गैसिफिकेशन के बारे में चर्चा की थी। यहाँ पर क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने खुद यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है कि साल 2030 तक हम लोग 100 मिलियन टन तक का कोल गैसिफिकेशन करेंगे। कोल गैसिफिकेशन नाम से ही पता चल रहा है, जो कोयला है उसको गैस में यहाँ पर कन्वर्ट करने का प्रोसेस को हम लोग कोल गैसिफिकेशन बोलते हैं। कैसे किया जाता है, तो हम लोग क्या लेंगे, कोयला लेंगे, कोयले के साथ में ऑक्सीजन लेंगे और ऑक्सीजन के साथ में वाटर लेंगे, इन तीनों को एक जगह पर जला देंगे। और जलाने के लिए यहाँ पर प्रेशर लगाया जाएगा 30 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से, और टेम्परेचर 725 से लेकर 1225 सेल्सियस का यहाँ पर रखा जाएगा टेम्परेचर। इतने टेम्परेचर पर इसको जलाया जाएगा। जलाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारा कूड़ा रेसिड्यू निकलेगा और उसके साथ साथ हमें सिन गैस मिलेगी। जो सिन गैस मिलेगी, इस सिन गैस के अंदर क्या क्या होगा, इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये सिन गैस हम लोग को मिल जाती है और इसी सिन गैस का हम लोग काफ़ी सारी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्टील बनाने वाली जो कंपनीज़ होती हैं, ये कोयले को जलाकर स्टील बनाती हैं, तो यहाँ पर कोयले को जलाने की आवश्यकता नहीं है, इस सिन गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कोल गैसिफिकेशन ऐसे यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि आज के टाइम पर स्टील कंपनीज़ के अंदर कुछ मेटल बनाना है, कुछ आयरन बनाना है, तो उसके लिए कोक कोयल को जलाया जाता है। कोयले की अलग अलग यूज़ होता है, लिक्विड के अंदर कोल तार का इस्तेमाल होता है, गैस के अंदर कोल गैस का इस्तेमाल होता है, जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है। तो कोल गैसिफिकेशन के ऊपर ही मेजर फोकस किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया, जो हम लोग कोल गैसिफिकेशन करते हैं, जो सिन गैस मिलता है, इसके अंदर हाइड्रोजन भी देखने को मिलता है, तो इससे ज़्यादा पोल्यूशन होगा नहीं, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। लेकिन इसका एक दूसरा कंसर्न भी है, बोला जाता है पोल्यूशन, ऐसा कह रहे हैं लोग नहीं होगा, लेकिन पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। नॉर्मल कोल के कंपैरिजन में पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा इसमें से निकलता है। फिर उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने सरोगेसी को लेकर चर्चा की थी। ये भी जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी क्या हुआ है, यहाँ पर एक पिटीशन डाला गया है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर और बोला गया कि भाई जो सरोगेसी है ये अभी सिर्फ और सिर्फ मैरिड यानी शादीशुदा आदमियों के लिए ही है। शादीशुदा यहाँ पे जो विमेन है, मैन है, उनके लिए है। लेकिन सरोगेसी को सिंगल मैन और दूसरे बाकी लोगों के लिए भी अलाउ करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर पिटीशन डाला गया। तो सरोगेसी होती क्या है, मैं आप लोग को यहाँ पर एक सिंपल से टर्म में समझा देता हूँ। सरोगेसी बेसिकली एक अरेंजमेंट है जहाँ पर मान लो एक कपल है, ये हस्बैंड ये वाइफ है। अब ये दोनों यहाँ पर एक बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे हैं, पीछे कई कारण हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी हो सकता है और भी कारण हो सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक महिला की कोख को किराए पर लेते हैं, एक महिला की कोख को रेंट पर लेते हैं। इस महिला के पेट में यहाँ पर बच्चे को जन्मा जाता है और जन्म के बाद यहाँ पर ये बच्चा जैसी जन्म लेता है, ये बच्चा ये लोग ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं सरोगेसी। तो बेसिकली सरोगेसी किराए की कोख को यहाँ पर बोला जाता है सिंपल से शब्दों में। सरोगेसी की बात करें तो अलग अलग प्रकार की सरोगेसी आपको देखने को मिल जाती है। ट्रेडिशनल वे में सरोगेसी हुआ करती थी। ट्रेडिशनल वे में क्या किया जाता था कि जिस वेमेन से यहाँ पर बच्चे को जन्मना है, ठीक है, जिस वेमेन से बच्चे को जन्म दिलवाना है, उस वेमेन के अंदर डायरेक्टली यहाँ पर जो स्पर्म है वो इंजेक्ट कर दिया जाता था। दूसरा होता है जेस्टेशनल सरोगेसी। जेस्टेशनल सरोगेसी को हम लोग यहाँ पर जानते हैं एक आर्ट टेक्नोलॉजी से, यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से। इसमें क्या होता है कि देखो यहाँ पर जो वेमेन है, वेमेन का जो एग है वो लिया जाता है और मैन का स्पर्म, क्योंकि एग और स्पर्म इन दोनों का ही बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे के जन्म के पीछे। तो एग को यहाँ पर स्पर्म के साथ में कंबाइन किया गया, जिसके बेसिस पर जो ये एग है ये फर्टिलाइज हो गया, यानी फर्टिलाइजेशन हो गया इसका, ये बच्चे के अंदर तब्दील होना शुरू होने लगेगा। तो यहाँ पर इस फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा, कुछ टाइम बाद यहाँ पर एग को, मतलब वेमेन का एग लिया और मैन का स्पर्म लिया, इसको एग को फर्टिलाइज करवाने के बाद में यहाँ पर वेमेन के अंदर वापस से इसको इंजेक्ट कर दिया। इसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं जेस्टेशनल सरोगेसी। तो इस प्रकार की अलग अलग सरोगेसीज होती हैं। फिर उसके बाद में एक सरोगेसी होती है अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी। अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी के अंदर क्या होता है कि जिस वेमेन के पेट को कोख पर लिया है, जिस वेमेन की कोख को जो है यहाँ पर रेंट पर लिया है,
तो उस वेमेन को यहाँ पर बदले में जो इसके मेडिकल एक्सपेंसेस हैं प्लस इंश्योरेंस वगैरह है वो यहाँ पर दिया जाता है। ये हमारा अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी की जाती है, मतलब कोई पैसे का कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इंश्योरेंस कवरेज और मेडिकल एक्सपेंसेस दिए जाएंगे। फिर दूसरा होता है कमर्शियल सरोगेसी। कमर्शियल सरोगेसी बेसिकली बैन है, यहाँ पर कुछ बेनेटरी बेनिफिट्स दिए जाते हैं, यानी कि इस महिला को कुछ पैसे वगैरह दिए जाएंगे अलग से। ठीक है, तो कमर्शियल सरोगेसी को बेसिकली बैन कर रखा है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। सरोगेसी को लेकर हमारे पास 2 एक्ट हैं, सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021। इस एक्ट का बेसिकली मेजर फोकस है कि यहाँ पर क्या करा जाएगा, यहाँ पर ये बेसिकली सरोगेसी अलाउ है, लेकिन किसके लिए, मैरिड वेमेन और मैन के लिए। तो जो शादीशुदा आदमी औरत है वही यहाँ पर इस सरोगेसी को अवेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी अलाउ है, कमर्शियल सरोगेसी को बैन कर रखा है। और यही चीज़ें यहाँ पर हमारा जो आर्ट वाला एक्ट है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसके अंदर भी यही मेजर फोकस है कि सरोगेसी को अलाउ तो कर रखा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैरिड मैन और वेमेन के लिए। तो यहाँ पर इसी की एक दिक्कत ये भी है, यानी कि इसको हम लोग शॉर्ट कमिंग की तरह भी देख सकते हैं। शॉर्ट कमिंग यह है कि यहाँ पर जो अनमैरिड वेमेन है या जो शादीशुदा नहीं है वो लोग यहाँ पर इस सरोगेसी को अवेल नहीं कर सकते। प्लस यहाँ पे कोई होमोसेक्सुअल कपल है तो भी इस सरोगेसी को वो अवेल नहीं कर सकता है। ये बेसिकली यहाँ पर इसकी दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर आगे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल के बारे में। तो यहाँ पर मेंशन किया गया कि भारत का पहला लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर भद्रवा के अंदर देखने को मिला है। तो पहला लेवेंडर फेस्टिवल हुआ और इस फेस्टिवल का एक बहुत बड़ा रोल ये होने वाला है कि इससे बहुत सारा रोजगार जनरेट होगा और पहले भी जनरेट हुआ है। लेवेंडर होता क्या है, तो जो आप लोग यहाँ पर ये बैंगनी कलर का पौधा देख रहे हो इसी को हम लोग लेवेंडर बोलते हैं। ये जो लेवेंडर का प्लांट होता है ये काफ़ी हद तक खुशबूदार होता है, इसका काफ़ी सारा यूज़ किया जा सकता है। और यहाँ पे इसी लेवेंडर रिवॉल्यूशन को लॉन्च किया गया था 2016 में, यानी पर्पल रिवॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस पौधे का, इस बैंगनी पौधे का काफ़ी बेहतरीन तरीके से यूज़ किया गया। और आज के टाइम पर हमारा मेजर फोकस यह है हम लोग इस बेहतरीन पौधे का यूज़ करके अपने किसान भाइयों की जो इनकम है वो डबल कर दें। इनफैक्ट जम्मू एंड कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस लेवेंडर का यूज़ होता है। अब लेवेंडर का यूज़ कैसे देखने को मिलेगा, मतलब लेवेंडर की प्रोडक्शन होती है जम्मू एंड कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट में। लेवेंडर के जो मेन प्रोडक्ट्स होते हैं वो लेवेंडर ऑयल होता है। ये काफ़ी महंगा ऑयल है, लगभग 10,000 रुपये प्रति लीटर मिलता है। प्लस यहाँ पे जब इस ऑयल को बनाने के बाद में कुछ वाटर बचता है, वो वाटर सेपरेट करता है, उससे यहाँ पर इंसेंस स्टिक्स बनाई जाती हैं, यानी कि इस प्रकार से अगरबत्ती बनाई जाती हैं। फिर साथ ही साथ लेवेंडर के यूज़ से यहाँ पर सोप वगैरह, परफ्यूम वगैरह बनाए जाते हैं। और इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को बनाकर हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और जो फार्मर्स की इनकम है वो 2022 तक डबल कर सकते हैं। तो ये हमारा मेजर फोकस है लेवेंडर को लेकर, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। बाकी फिर अगले आर्टिकल में हमने सेला मकाओ जानवर के बारे में चर्चा की थी। तो अभी अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक नया मंकी देखने को मिला है, सेला मकाओ, ठीक है। अब इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो नया मंकी डिस्कवर किया गया ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू डिस्कवर किया गया है। नाम सेला मकाओ क्यों दिया गया, क्योंकि सेला जो है ये आपको अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक पास देखने को मिलता है। ये जो सेला पास है ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग और दिरांग टाउन के बीच में है। ध्यान रखना, आपसे लोकेशन पूछ ली जाएगी। तो इसी सेला के नाम पर इस मंकी का नाम रखा गया है सेला मकाओ, ठीक है। तो ध्यान रखना, डार्क कलर का फेस है, ब्राउन कलर के हेयर्स आपको यहाँ पर इसके देखने को मिल जाते हैं, जैसा आपने पिक्चर में देखा। तो इस मंकी को डिस्कवर किया गया जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू, ZSI के थ्रू। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1960 में। और इसका जो मेजर हेडक्वार्टर है कोलकाता के अंदर आपको देखने को मिलेगा, प्लस काफ़ी सारे और भी स्टेशन इसके देखने को मिल जाते हैं। फिर अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था बोंगो सागर एक्सरसाइज के बारे में। तो अभी यहाँ पर इंडिया बांग्लादेश के बीच में, इन दोनों की नेवी के बीच में ये बोंगो सागर अभ्यास हुआ है और इस अभ्यास का ये 3rd एडिशन था। ध्यान रखना, इससे पहले 1st और 2nd एडिशन ऑलरेडी हो चुके हैं। जो 2nd एडिशन था वो बे ऑफ बंगाल के अंदर किया गया था साल 2020 में। ये 3rd एडिशन यहाँ पर हुआ है मोंगला पोर्ट पर, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो मोंगला पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा बांग्लादेश की साइड में, वहाँ पर यह 3rd एडिशन कंडक्ट किया गया। इस एडिशन के अंदर जो पार्टिसिपेशन है ये इंडियन नेवी का जो मिसाइल कॉर्वेट है वो यहाँ पर इसने पार्टिसिपेशन किया था। हमारा जो इंडियन नेवल शिप कोरा है प्लस सुमेधा, ये 2 जहाज़ गए थे। और बांग्लादेश की साइड से यहाँ पर अली हैदर और साथ ही साथ BNS अबू उबैद, ये दोनों मिसाइल फ्रिगेट आए थे, यानी छोटे छोटे जो जहाज़ है वो यहाँ पर आए थे। फिर उसके बाद मैंने आपको समझाया कि भारत और बांग्लादेश के बीच में और भी बहुत सारे अभ्यास होते हैं, जैसे कि इन दोनों की मिलिट्री के बीच में होता है संप्रीति। फिर दोनों की मिलिट्री के बीच में यहाँ पर एक और एक्सरसाइज देखने को मिलता है शांतिर। उसके बाद यहाँ पर दोनों के एयरफोर्स के बीच में टेबल टॉप, नेवी के बीच में IBN कॉर्पेट। देन उसके बाद एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज होता है जहाँ पे काफ़ी सारी कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, UAE, जिसको हम लोग संवेदना के नाम से जानते हैं।
फिर अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में, तो ये आर्टिकल भी कहाँ से रिलेट कर पाओगे, सब कुछ दिख रहा है। तो हुआ क्या, अभी रिसेंट डेज में प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, इस इंटर स्टेट काउंसिल को रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। तो इंटर स्टेट काउंसिल को वापस से बनाया गया, वापस रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है। तो इसके बारे में चर्चा की गई थी। आखिरकार ये इंटर स्टेट काउंसिल होता क्या है, ये मैंने आपको समझाया था। इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में जो आर एस सरकारिया हैं, ठीक है, जस्टिस आर एस सरकारिया, जो बेसिकली यहाँ पर सरकारिया कमीशन के हेड थे, इन्होंने यहाँ पर इसकी शुरुआत करी थी। सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन इन्होंने दिया था कि हाँ, हमारे पास एक परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल होना चाहिए। और आज के टाइम पर हमारे संविधान में आर्टिकल 263 यानी 263 के अंदर इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में मेंशन्ड है। इंटर स्टेट काउंसिल बेसिकली एक रिकमेंडरी बॉडी है। ये क्या करती है, मान लो एक तरफ यहाँ पे हमारे केंद्र सरकार है, यूनियन है, और दूसरी तरफ राज्य सरकार है, या फिर एक कंडीशन ऐसी हो सकती है दोनों तरफ राज्य सरकार है। तो अगर इनके बीच में कोई विवाद चल रहा है तो इस विवाद को रिजॉल्व करने के लिए इस इंटर स्टेट काउंसिल को बनाया गया है, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना, ये जो काउंसिल है ये साल में 3 बार मिलती है, प्लस यहाँ पर इसके साथ साथ एक स्टैंडिंग कमेटी भी देखने को मिलती है। इस काउंसिल के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो चेयरमैन होते हैं, और सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स भी होते हैं, प्लस यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर्स भी होते हैं, प्लस यहाँ पर आप कह सकते हो कि कैबिनेट रैंक के जो 6 मिनिस्टर्स हैं वो भी देखने को मिलते हैं। ये सभी लोग यहाँ पर इस कमेटी के अंदर होते हैं। ध्यान रखना, इस इंटर स्टेट काउंसिल के अंदर तो कोई भी अगर विवाद होता है सेंटर स्टेट के बीच में या स्टेट और स्टेट के बीच में, तो उन विवाद को रिजॉल्व करने के लिए इस इंटर स्टेट काउंसिल को बनाया गया। इस इंटर स्टेट काउंसिल से हटकर इसी के साथ में एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है। ये जो स्टैंडिंग कमेटी है इस इंटर स्टेट काउंसिल की, ये सेटअप करी गई थी 1996 के अंदर, ताकि हम लोग क्या कर सकें, अगेन यहाँ पर वही स्टेट्स के जो भी यहाँ पे लफड़े हैं उनको सॉल्व किया जा सके। और इस कमेटी के अंदर आप देख पाओगे यूनियन होम मिनिस्टर चेयरमैन होता है, प्लस 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, 9 चीफ मिनिस्टर, और ये सब लोग यहाँ पर इस कमेटी के अंदर आते हैं। क्लियर हुआ, आगे आते हैं। फिर जब हम लोग बात करते हैं इंटर स्टेट काउंसिल की, तो उसके बाद में इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स भी बॉडी बनाई गई है। यानी कि भारत के अंदर जो अलग अलग राज्य हैं उनके बीच में व्यापार को लेकर अगर कोई विवाद होता है तो उसको लेकर भी यहाँ पर इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स उस मामले को सुलझाता है। फिर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट बनाया गया है, यानी 2 राज्यों के बीच में पानी को लेकर कोई विवाद है, क्योंकि नदियाँ बहुत सारे राज्यों से निकल रही हैं, कोई विवाद आ रहा है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट बनाया गया है। आर्टिकल 262 के अंदर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में चर्चा की गई है। और एक बात का ध्यान रखना, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को लेकर कानून बनाने की जो पावर है सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास में ये पावर नहीं देखने को मिलती है। आगे आते हैं। फिर अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था रेड सैंडलवुड के बारे में, यानी लाल चंदन की लकड़ी के बारे में। तो अभी यहाँ पर जो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, इन्होंने लगभग 11.7 करोड़ का जो रेड सैंडर्स है इसको पकड़ा है। और रेड सेंडर के बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी पुष्पा मूवी के अंदर, आपको पता होगा। तो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने अभी यहाँ पर 11.70 करोड़ का ये लाल चंदन की लकड़ी पकड़ी है ऑपरेशन रक्त चंदन के अंदर में। पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखना है, ये काम किया गया डीआरआई के थ्रू, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। ये बेसिकली इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। बात करते हैं रेड सेंडर के बारे में, तो रेड सेंडर पहले भी काफ़ी चर्चा में था। रेड सेंडर की जब आप लोग देखोगे तो इसका यानी लाल चंदन लकड़ी का इस साइंटिफिक नेम क्या है, तो इसका साइंटिफिक नेम है टेरोकार्पस सेंटिलिनस। ये बेसिकली इंडियन एंडेमिक ट्री स्पीशी देखने को मिलेगी, मतलब भारत के अंदर खासकर आंध्र प्रदेश वाले एरिया के अंदर ये पाई जाती है। प्लस उसके बाद इसकी इलीगल तरीके से स्मगलिंग वगैरह की जाती है, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। इस लाल चंदन की लकड़ी का काफ़ी सारी जगह पर यूज़ किया जाता है, यानी कि हेल्थ के पर्सपेक्टिव से यूज़ किया जाता है। प्लस इसकी डिमांड पूरे एशिया में बहुत ज़्यादा है। एशिया के साथ साथ यहाँ पे आप देख पाओगे चाइना जापान के अंदर भी है। कॉस्मेटिक्स के अंदर, मेडिकल प्रोडक्ट्स के अंदर इस लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है। इस लकड़ी को प्रोटेक्शन दी गई है IUCN लिस्ट के अंदर, एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर। IUCN लिस्ट के अंदर एंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको इसलिए रखा गया क्योंकि लकड़ी खतरे में है। अगर यहाँ पर इसके व्यापार के ऊपर रोक नहीं लगाई, इसको प्रोटेक्शन नहीं दी गई, तो यहाँ पर ये खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद साइट्स के अंदर ये अपेंडिक्स 2 के अंदर आता है। साइट्स क्या है, यह है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीशी। तो बेसिकली एक एंडेंजर्ड स्पीशी है, तो इसके व्यापार के ऊपर रोक लगाने के बारे में चर्चा करता है। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 2 के अंदर आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 2 ये बोलता है कि कोई भी अगर प्रोडक्ट इस लिस्ट के अंदर आता है तो उसको एक हाई प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उसको यहाँ पे बचाया जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। फिर अगले आर्टिकल में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में चर्चा की थी हम लोगों ने। तो उत्तराखंड का पैनल ये बोलता है भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पहले भी काफ़ी सारे मैटर्स हो चुके हैं, बहुत यहाँ पे कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में चर्चा आर्टिकल 44 के अंदर जो DPSP है वहाँ पर चर्चा की गई है, लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो कि अभी तक इसको अलाउ नहीं किया गया। पहली चीज़ यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या,
देखो आज के टाइम पर भारत के अंदर बहुत सारे रिलीजन रहते हैं, ठीक है, हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, आपको सारे रिलीजन देखने को मिलेंगे। इसी वजह से भारत एक सेकुलर कंट्री कहलाता है। अब इन सब रिलीजन के अंदर अलग अलग लॉज हैं, जैसे कि हिंदू के अंदर हिंदू लॉज हैं, मुस्लिम के मुस्लिम लॉज आपको देखने को मिलेंगे। और जो शादी होनी है, ठीक है, या फिर तलाक होना है, डाइवोर्स होना है, या फिर आप कह सकते हो कि किसी को बच्चे को अडॉप्ट करना है, तो इन सब को लेकर जो लॉज वगैरह हैं वो सब मतलब अलग अलग देखने को मिलेंगे अलग अलग रिलीजन के हिसाब से। तो होता क्या है, अब रीजन के हिसाब से अलग अलग होते हैं तो विवाद भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मेजर फोकस यह है कि सबको एक साथ ही ना देखा जाए, यानी सारे रिलीजन के लिए यहाँ पे एक ही कानून होगा जिसको हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलेंगे। तो सारे कानून को यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल मतलब सारे रिलीजन के लिए एक कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में काफ़ी चर्चा इंडिया के अंदर भी की गई है, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली बार भारत के अंदर अभी तक इकलौता स्टेट है गोवा। गोवा इकलौता स्टेट है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो मैंने आपको बताया, देखो मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन या प्रॉपर्टी का सक्सेशन कौन रहेगा, इन सब को लेकर अलग अलग कानून देखने को मिलते हैं सभी रिलीजन के अंदर। तो इन सब कानून को ख़त्म करके सिर्फ और सिर्फ एक कानून होगा जिसके लेकर सभी रिलीजन को यहाँ पर सभी रिलीजन की दिक्कतों को टैकल किया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड की शुरुआत शाह बानो केस से होती है। शाह बानो केस आपको पता होगा, एक मुस्लिम वेमेन है 62 ईयर्स की, इनके पति इनको तलाक दे देते हैं। उसके बाद ये एक मेंटेनेंस मांगती हैं, लेकिन इनके पति मेंटेनेंस देने से मना कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट पहुँचती हैं। तो कोर्ट में यहाँ पर मुद्दे को सुनवाई देने के बाद में यहाँ पर क्या होता है, ये बेसिकली यहाँ पर इनके फेवर में यह मुद्दा आता है और उसके बाद में यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में चर्चा होने लगती है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इनके हस्बैंड ये बोलते हैं कि देखो हमारे लॉज में अलाउ नहीं है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ थोड़े टाइम तक मेंटेनेंस दे सकते हैं, यानी कि जो इद्दत का पीरियड होता है, यानी कि एक व्यक्ति जो डिवोर्स कर देता है, डिवोर्स के बाद में यहाँ पर कुछ समय जो देखने को मिलेगा, तो उसी थोड़े समय तक यहाँ पर ये मेंटेनेंस देंगे, उसके बाद यहाँ पर मेंटेनेंस देना बंद कर देंगे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखो ये अपनी जगह पर सही थी, इनके पति अपनी जगह पर सही थे, तो इस वजह से यहाँ पर कानून के अंदर ही अलग अलग कानून के हिसाब से ये काम चल रहा था। तो यहाँ पर यहीं से शुरुआत होती है और बोला गया कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए हमारे पास में, जो कि सबको एक कानून से टैकल करेगा, ठीक है ना, ये आपको समझ आ जाना चाहिए। फिर अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था भारत का जो व्यापार है यूएसए के साथ में, वो काफ़ी चर्चा में था। क्योंकि अभी क्या हुआ, साल 2022 के अंदर चाइना को टैकल करते हुए यूएस यहाँ पे टॉप कंट्री बन चुका है जिसके साथ में भारत व्यापार कर रहा है, ठीक है। इससे पहले चाइना के साथ में हमारा व्यापार काफ़ी ज़्यादा रहा करता था। तो यहाँ पे अभी इंडिया और यूएस का जो व्यापार है वो चाइना को ओवरटेक कर चुका है। इंडिया यूएस का व्यापार साल 2021 में लगभग 80.51 बिलियन डॉलर्स का था, जिसमें से हम लोगों ने एक्सपोर्ट 51.62 बिलियन डॉलर्स का किया था और इंपोर्ट 29 बिलियन डॉलर्स का। और उसी साल में साल 2021 में भारत का जो चाइना के साथ व्यापार था वो 86 बिलियन डॉलर्स का था, जहाँ पे हम लोगों ने एक्सपोर्ट बहुत कम किया था 21.18 बिलियन डॉलर्स का और इंपोर्ट बहुत किया था। उसी प्रकार से ये साल 2022 का डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। साल 2022 में क्या होता है, भारत और यूएस का जो व्यापार है वो 119 बिलियन डॉलर्स का पहुंच जाता है और भारत और जो चाइना का व्यापार है वो लगभग 115 बिलियन डॉलर्स का पहुंच जाता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि चाइना को ओवरटेक करते हुए आज के टाइम पर इंडिया और यूएस के रिलेशंस काफ़ी मेंटेन होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे बोला गया इंडिया यूएस के रिलेशंस और भी जगह पर काफ़ी अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर एग्जैक्टली जब हम लोग बात करते हैं दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन की, तो काफ़ी लंबे समय से दोनों कंट्रीज़ के बीच में व्यापार को लेकर कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिले हैं। सबसे बड़ा चैलेंज टैरिफ को लेकर है। अमेरिका ने साल 2018 में बहुत सारे टैरिफ लगा दिए थे भारत के सामान के ऊपर, जिससे व्यापार के अंदर एक आप कह सकते हो कि कमी देखने को मिली और यहाँ पर दोनों के रिलेशन थोड़े से ख़राब हुए। और इसके रिटेलिएशन में भारत ने भी यूएस के सामान के ऊपर कुछ टैरिफ वगैरह लगा दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें हो रही थी। प्लस भारत ने आत्मनिर्भर कैंपेन को लॉन्च किया और इस कैंपेन के दौरान यहाँ पे क्या हुआ, अमेरिका को एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। अमेरिका सोचने लगा भारत प्रोटेक्शनिज्म की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि भारत जो व्यापार कर रहा है बेसिकली वो अब यहाँ पर व्यापार करना बंद करेगा, इंपोर्ट को कम करेगा और यहाँ पर एक्सपोर्ट करेगा। तो ये बेसिकली यहाँ पर मेजर फोकस था। तो इसकी वजह से भी रिलेशंस थोड़े से यहाँ पर ख़राब होने चालू हो गए थे। उसके बाद में यहाँ पर मेंशन किया है कि मैंने आपको बताया अमेरिका और जो इंडिया के रिलेशंस है उसके बारे में, ठीक है। दोनों के बीच में काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, वो मैंने आपको इसके बारे में बता रखा था ऑलरेडी। फिर अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था इंडिया की इनफॉर्मल इकॉनमी के बारे में। इस आर्टिकल को जीएस पेपर 3 से रिलेट कर सकते हो। तो हुआ क्या है, एक लेटेस्ट डेटा आया है। इस लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग बताया गया
लगभग 27.69 करोड़ इनफॉर्मल सेक्टर के जो वर्कर्स हैं इनको ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर कर लिया गया है। ई श्रम पोर्टल क्या है? तो एक ऑनलाइन सा पोर्टल है। यहाँ पे जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन, लेबर, माइग्रेंट वर्कफोर्स, डोमेस्टिक वर्कर इस कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हैं। तो इनके लिए यहाँ पर एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है और इनको ई श्रम कार्ड दिया जाएगा जिसमें 12 डिजिट होंगे, एक यूनिक नंबर सा होगा। तो आप कहोगे इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि भगवान न करे अगर इस मतलब जो भी यहाँ पर व्यक्ति अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के बाद में यहाँ पर अगर उसकी डेथ हो जाती है या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसको 2 लाख रुपए मिलेगा, या थोड़ी बहुत डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसको यहाँ पर 1 लाख रुपए दिया जाएगा। तो बेसिकली कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, एक वेलफेयर स्कीम है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे बोला गया कि भारत के अंदर जब हम लोग बात करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर की तो इनफॉर्मल इकॉनमी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इनफॉर्मल इकॉनमी वो इकॉनमी है जहाँ पे जो वर्कर्स है वो काम तो कर रहे हैं लेकिन उनकी जॉब को लेकर कोई सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी जॉब जा सकती है, कोई प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम वगैरह नहीं चल पा रहा है ना। तो ये यहाँ पर इनफॉर्मल इकॉनमी देखने को मिलती है और ये इनफॉर्मल इकॉनमी काफ़ी बढ़ चुकी है। इंडिया के अंदर आप देख पाओगे 75% इनफॉर्मल वर्कर्स जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड आपको देखने को मिल जाते हैं और बहुत कम वर्कर्स, सिर्फ और सिर्फ 9.7% आपको फॉर्मल वर्कर्स देखने को मिलते हैं जिनकी एक परमानेंट जॉब है, जिनको सिक्योरिटी मिली हुई है। और बताया गया ये जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं इनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जैसे लंबे घंटे तक काम करना पड़ता है, प्लस जो इनको जो सैलरी वगैरह है वो बहुत कम मिलती है, छुट्टियां कम मिलती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर ये इनफॉर्मल वर्कर्स फेस कर रहे हैं। ठीक है ना, ये इन्फॉर्मेशन दी गई। फिर अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था मीडिया का जो रोल है हेल्थ को प्रमोट करने में, वो यहाँ पर किस प्रकार से देखने को मिला कोविड-19 टाइम्स पर। तो कोविड-19 के टाइम पर क्या हुआ, मीडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है। यहाँ पर ये सारी बातें अभी हुई हैं 17वां एशिया मीडिया समिट के अंदर। तो 17वां एशिया मीडिया समिट हुआ जहाँ पे इंडियन मीडिया के बारे में चर्चा की गई। बताया गया इंडियन मीडिया ने कोविड-19 के टाइम पे कैसे रोल प्ले किया है। तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव रोल भी है और नेगेटिव रोल भी है। पॉजिटिव रोल की बात करें तो मीडिया ने यहाँ पर जागरूकता फैलाई है लोगों के बीच में कि भाई सरकार की कौन कौन सी गाइडलाइंस वगैरह हैं, है ना, जो कि यहाँ पर कोविड-19 से लोग जो सफ़र कर रहे हैं उनको फ़ायदा दे सकती है। प्लस यहाँ पर जो फेक न्यूज़ वगैरह, देखो बहुत सारे जो ऑथेंटिक सोर्स हैं उन्होंने एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन जो बहुत सारे बकवास सोर्सेस हैं उन्होंने यहाँ पर फेक इन्फॉर्मेशन भी दी है। तो पॉजिटिव रोल थोड़ा सा कम ही देखने को मिलेगा मीडिया का, लेकिन नेगेटिव रोल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है कोविड-19 टाइम पर। सबसे पहला नेगेटिव रोल देखने को मिला, इन्होंने फेक न्यूज़ वगैरह बहुत ज़्यादा फैलाई है। फेक न्यूज़ के साथ साथ यहाँ पर आप कह सकते हो कभी कभी बताया गया भाई यहाँ पर लॉकडाउन बढ़ने वाला है, ये होने वाला है, पहला केस निकल कर आ चुका है, अब यहाँ पर हवा से बीमारी फैल रही है, इस प्रकार की फेक न्यूज़ आई हैं। हवा से बीमारी फैल रही है, जब अफवाह फैलाई गई तो इसके बेसिस पर लोगों ने N95 मास्क भरपूर मात्रा में खरीदने चालू कर दिए और इतने खरीदे कि जो हेल्थ वर्कर्स हमारे जो बेचारे हॉस्पिटल में काम कर रहे थे उनके पास में इन इक्विपमेंट्स की काफ़ी कमी पड़ चुकी थी। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर बेसिकली एक नेगेटिव रोल की तरह देखा जा रहा है। मीडिया जो है ये बेसिकली हमारे डेमोक्रेसी का चौथा पिलर होता है, ध्यान रखना इसके बारे में, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद में मैंने आपको बता दिया मीडिया के बारे में। एशिया मीडिया समिट हुआ था, ये एशिया मीडिया समिट के बारे में थोड़ी सी बातें जान लो, प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। एशिया मीडिया समिट बेसिकली एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD के थ्रू। ये जो कॉन्फ्रेंस है यहाँ पे बहुत सारे डिसीजन मेकर्स, मीडिया प्रोफेशनल, स्कॉलर्स वगैरह आते हैं। तो अभी ये समिट हुआ था जिसके अंदर इंडिया के मीडिया के बारे में चर्चा की गई थी। और इस पूरे समिट को कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो ऑर्गेनाइज करने वाली बॉडी है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। इस बॉडी को एस्टेब्लिश किया गया था 1977 के अंदर यूनेस्को के अंडर में, और इस बॉडी का सेक्रेटेरिएट कुआलालंपुर यानी मलेशिया की जो कैपिटल है वहाँ पर देखने को मिल जाता है। फिर अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में। तो अभी क्या हुआ है, रिसेंट डेज में सरकार की साइड से खासकर हमारे PM मोदी ने जो मन की बात है उसमें बोला कि जो हमारे पास यूनिकॉर्न्स है, नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स, यानी कि कुछ ऐसे बड़े बड़े स्टार्टअप्स जिनकी जो वैल्यूएशन है वो लगभग $1 बिलियन की है, लगभग आप कह सकते हो अप्रॉक्स इंडियन करेंसी में 7,000 करोड़ रुपए तक का यहाँ पर उनका बिजनेस है, वो स्टार्टअप है बेसिकली। तो ये जो नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स है इंडिया के अंदर वो 100 मार्क तक पहुँच चुके हैं, मतलब ऐसे यूनिकॉर्न्स जिनकी जो वैल्यूएशन वो $100 बिलियन की हैं। तो ऐसे यूनिकॉर्न्स यहाँ पे 100 से ज़्यादा पहुँच चुके हैं ऐसा बताया गया। इनकी वैल्यू 7,000 करोड़ नहीं 7,500 करोड़ के आसपास यहाँ पर टर्नओवर देखने को मिलता है। तो बेसिकली हमने US UK को पछाड़ते हुए इंडिया के अंदर बहुत सारी यूनिकॉर्न कंपनी जो स्टार्टअप्स है वो लगातार ग्रो होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है ना, आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखना है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी थी, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ पर कुछ भी नहीं था डिस्कस करने के लिए, ये कुछ फालतू सा यहाँ पर डेटा लगा हुआ था, तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हो।
आगे आते हैं। फिर उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल को वेस्ट नाइल वायरस के बारे में। अब वेस्ट नाइल वायरस काफ़ी चर्चा में था क्योंकि वेस्ट नाइल वायरस के जो फीवर है इसकी वजह से केरला के अंदर एक इंसान की जान गई है और इसकी वजह से केरला के अंदर हाई अलर्ट को जारी किया गया, इंडिया के अंदर अलर्ट को जारी किया गया। अब ये वेस्ट नाइल वायरस होता क्या है? तो वेस्ट नाइल वायरस मच्छर से होने वाली बीमारी है। ये बेसिकली यहाँ पर एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। आपको पता होगा एक आरएनए होता है, एक डीएनए होता है। डीएनए के अंदर आपको इस प्रकार से ये 2 स्ट्रैंड्स देखने को मिलते हैं, लेकिन आरएनए के अंदर ये सिंगल स्ट्रैंड देखने को मिलता है। तो ये आरएनए वायरस है। जब हम लोग बात करते हैं वायरस की, तो वायरस की जब हम लोग बात करते हैं तो वायरस के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है और वो जेनेटिक मटेरियल अगर डीएनए होता है तो वो डीएनए वायरस कहलाएगा और आरएनए होता है तो वो आरएनए वायरस कहलाएगा। तो ये जो वेस्ट नाइल वायरस है ये बेसिकली आरएनए वायरस है, ध्यान रखना। और आरएनए वायरस की वजह से और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, हेपेटाइटिस बी, सी, फिर उसके बाद में यहाँ पर जैपनीज एन्सेफेलाइटिस, येलो फीवर, इस प्रकार की बीमारियां भी आरएनए वायरस की वजह से होती हैं। ये ध्यान रखना, वेस्ट नाइल वायरस भी आरएनए वायरस की वजह से ही होता है। तो यहाँ पर ये मच्छर की वजह से होता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो की वजह से। बोला यह जाता है जब हम लोग इस वेस्ट नाइल वायरस के बारे में चर्चा करते हैं तो ये बर्ड्स के अंदर पाया जाता है। बर्ड्स बेसिकली रिजर्वायर हैं, बर्ड्स के अंदर काफ़ी सारे वायरस पाए जाते हैं। होता क्या है, बर्ड मर गई या फिर बर्ड जिंदा भी है तो मच्छर गया, मच्छर ने बर्ड को काटा। बर्ड को काटने के बाद इस मच्छर ने क्या किया, यहाँ पर इंसान को काट लिया। अब जैसे इंसान को काट लिया तो क्या होता है, वो जो वायरस है वो यहाँ पर इंसान के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है, वेस्ट नाइल वायरस। और ये ऐसे ट्रांसमिशन के साथ साथ इसके अंदर एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी देखने को मिलता है। यानी कि आप कह सकते हो जो एक तरीके से मान लो एक मदर है जिसको यहाँ पर ये इन्फेक्शन देखने को मिल जाएगा वेस्ट नाइल वायरस का, तो वो मदर से वो जो इन्फेक्शन है वो उसके बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकता है, ऐसा ही बताया जा रहा है। ये जो वायरस है ये सबसे पहली बार पाया गया था युगांडा के वेस्ट नाइल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। युगांडा कहाँ पर है, तो ये आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर युगांडा है, यहाँ पर वेस्ट नाइल डिस्ट्रिक्ट है, यहीं पर पाया गया। इस वजह से यहाँ पर इसको वेस्ट नाइल वायरस के नाम से हम लोग जानते हैं। इस वेस्ट नाइल वायरस के अंदर जो इंक्यूबेशन पीरियड है, यानी कि आप कह सकते हो मान लो ये वायरस आपको लग गया तो 2 से 14 दिन के अंदर ही सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। 2 से 14 दिन में सिम्टम्स पता चलते हैं और कोई भी यहाँ पर आप कह सकते हो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं है। यानी कि ये सिर्फ अभी जानवर से इंसान में फैलता है लेकिन इंसान से इंसान में नहीं फैलता है, आपको ध्यान रखना है। और ये जो वायरस है इसके अंदर पता है 80% लोगों के अंदर सिम्टम्स ही नज़र नहीं आते, उनके अंदर लक्षण ही नहीं दिखाई देते हैं। कुछ ही लोगों के अंदर लक्षण दिखाई देते हैं और जिनके अंदर लक्षण दिखाई देते हैं वो लक्षण बेसिकली बुखार हो गया, सर में दर्द हो गया, बॉडी में दर्द हो गया, नौसिया, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं। सबसे बुरा असर यह है ये बुरी तरह से ब्रेन को अफेक्ट करता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको डैमेज कर देता है, ये इन्फॉर्मेशन है। अब वेस्ट नाइल वायरस जो है इंडिया के अंदर इसका क्या सिचुएशन है, तो सबसे पहली बार वेस्ट नाइल वायरस भारत में मुंबई के अंदर डिटेक्ट किया गया था 1952 के अंदर। फिर उसके बाद में यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सभी एरियाज़ के अंदर धीरे धीरे ये डिटेक्ट होने लगा था। इससे बच कैसे सकते हैं, तो पहली बात कीड़े मकोड़ों से बचो, मच्छर से बचो। फुल स्लीव्स की शर्ट और पैंट पहन सकते हैं, प्लस यहाँ पे घर की जो विंडोज़ वगैरह उसको क्लोज कर सकते हैं। बिल्कुल भी यहाँ पर होल नहीं छूटना चाहिए जिससे कि यहाँ पर मच्छर एंटर ना कर पाए। फिर अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। तो अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में एक इंडस वाटर ट्रीटी हुई है ना। मतलब इंडस वाटर ट्रीटी तो बहुत पहले हो चुकी थी 1960 में। इसको लेकर एक मीटिंग हुई थी जिसको हम लोग परमानेंट इंडस कमीशन की मीटिंग बोलते हैं। तो हर साल ये परमानेंट इंडस कमीशन की मीटिंग होती है। इंडस वाटर ट्रीटी क्या थी मैं आपको बताता हूँ। तो इंडस वाटर ट्रीटी 19 सितंबर 1960 के अंदर ये करी गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी जो नदियाँ हैं वो भारत से पाकिस्तान के अंदर एंटर करती हैं। जैसे कि इंडस रिवर भारत से पाकिस्तान में जाती है, देन उसके बाद झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, और उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ये जो ब्यास से सतलज में मिल जाती है, यानी सब एक दूसरे में मिलने के बाद में सब कहीं ना कहीं इंडस रिवर में मिल जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर बोला गया एक समय पर जब वॉर हुई थी तो उस समय भारत ने इसमें पानी के सप्लाई कट कर दिया। पानी का सप्लाई कट कर दिया तो पाकिस्तान के अंदर पानी पहुँचेगा नहीं, और मेजर सोर्स यहाँ पे पानी का यही है। तो पाकिस्तान ने सोचा इस मुद्दे को उठाना पड़ेगा, तो पाकिस्तान ने यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी को करवाया। इस इंडस वाटर ट्रीटी को जब हमने देखा तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ, और बीच में करवाने वाली जो बॉडी है इसका यहाँ पर बिचौलिया जो है वो वर्ल्ड बैंक था। वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर ये ट्रीटी करवाई। अब इस ट्रीटी के अंदर क्या बोला गया, ऊपर की जो 3 नदियाँ हैं इंडस, झेलम और चेनाब, इन तीनों नदियों के ऊपर जो राइट है, जो कंट्रोल है वो पाकिस्तान का रहेगा। भारत अपने यहाँ पर इन पानी को यूज़ तो कर सकता है, लेकिन ऐसे यूज़ नहीं करना कि पानी की कमी हो जाए या फिर पानी का जो फ्लो है वो यहाँ पे ख़राब हो जाए। पानी का फ्लो नहीं धीरे नहीं होना चाहिए और पानी की प्रॉपर सप्लाई रहनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। तो भारत यहाँ पे प्रोजेक्ट वगैरह नहीं बना सकता, छोटे मोटे प्रोजेक्ट कर सकता है, लेकिन पानी के फ्लो के ऊपर ध्यान रखना होगा। तो मतलब इन तीनों नदियों के ऊपर जो हक है, जो राइट है, वो पाकिस्तान को दे दिया गया। बाकी की 3 नदियाँ थी, रावी, ब्यास, सतलज, इसके ऊपर भारत का पूरी तरह से हक था। यहाँ पर हम लोग कुछ भी प्रोजेक्ट वगैरह
कोई भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वगैरह कुछ भी जो है वो लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो ये ट्रीटी यहाँ पर साइन करी गई थी 1960 में। ये आप लोग देख पाओगे यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी और साथ ही साथ उस समय पर पाकिस्तान के पीएम आयूब खान, दोनों के बीच में यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे ये ट्रीटी साइन हो रही है, ठीक है ना। तो इस ट्रीटी के की प्रोविजंस क्या थे ये मैंने आपके साथ में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। और इसी ट्रीटी के अंदर एक परमानेंट इंडस कमीशन को भी बनाया गया था, जिस कमीशन के बेसिस पर हर साल जो है मीटिंग होती है। यहाँ पे पाकिस्तान की साइड से कुछ ऑफिशियल्स होते हैं और इंडिया की साइड से ऑफिशियल्स होते हैं, और इस ट्रीटी को लेकर चर्चा करते हैं कि भाई इस ट्रीटी में कोई इशू वगैरह तो नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं आ रही है, उसको लेकर चर्चा की जाती है। फिर अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था आधार कार्ड की सेफ्टी को लेकर काफ़ी सारे इश्यूज़ यहाँ पे चर्चा में थे। यहाँ पे देखो रिसेंट डेज में सरकार ने एक प्रेस रिलीज़ किया और बोला कि भैया देखो जो आधार कार्ड है, इस आधार कार्ड को किसी के साथ में शेयर मत करना, इसकी फ़ोटोकॉपी शेयर मत करना, इससे यहाँ पर मिसयूज़ हो सकता है। आपका आधार कार्ड कोई और यूज़ करके आपके नाम पर घोटाले कर सकता है और मतलब दंगे कर सकता है, और फिर आप यहाँ पे परेशान होते रहोगे। तो बेसिकली यहाँ पे बोला सरकार ने आप मास्क्ड आधार कार्ड, यानी कहीं पर आधार कार्ड मांगा भी जा रहा है तो मास्क्ड आधार कार्ड का यूज़ करो। मास्क आधार कार्ड क्या है, तो उसमें जो आपका 12 डिजिट का नंबर है, इसमें से शुरुआती 8 डिजिट छुपी भी रहेंगी और लास्ट की 4 डिजिट आपको ये दिखाई पड़ेंगी, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पर ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये वार्निंग आई है UIDAI की साइड से, ये है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यही यहाँ पर आधार कार्ड को इशू करता है। इस बॉडी को एस्टेब्लिश किया गया था 12 जुलाई 2016 के अंदर, ये यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक बेसिकली स्टैचुरी अथॉरिटी आपको देखने को मिलेगी, इसको इस तारीख में एस्टेब्लिश किया गया हमारी सरकार के थ्रू, ये आपको ध्यान रखना। और इनिशियली स्टार्टिंग में हमारी सरकार ने इसको सेटअप किया था जनवरी 2009 के अंदर, एक अटैच्ड ऑफिस की तरह प्लानिंग कमीशन के अंडर में, तो ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। बाकी UIDAI ने वार्निंग ये दी कि भाई आप मास्क आधार का यूज़ करो, और कहीं पर अगर आपने साइबर कैफ़े या पब्लिक कंप्यूटर पर अपना आधार कार्ड डाउनलोड किया है, आधार कार्ड, तो उसको डिलीट कर दो क्योंकि इसका मिसयूज़ हो सकता है। अब इसको लेकर यहाँ पे बोला गया कि देखो आधार कार्ड को लेकर मिसयूज़ ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और इसी को लेकर यहाँ पर मेंशन किया गया है कि देखो कभी कभी हम लोग देख पाते हैं कि आधार कार्ड का जो मिसयूज़ है ये इंसान के लिए काफ़ी हद तक कंसर्न पैदा करेगा। तो इसी के लिए यहाँ पर शुरुआत से हम लोग फोकस ये कर रहे हैं कि आधार कार्ड जो है इसको एक तरीके से प्रॉपर यूज़ किया जाए। और इसको लेकर देखो सरकार ने पहले तो कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करी, अचानक से यहाँ पर जारी करी है। हालांकि 2016 से ही आधार कार्ड लोगों को मिल रहे हैं, 2016 से इशू किया जा रहा है, तो उसके बाद तो मतलब कुछ बताया नहीं, लेकिन अचानक से अब यहाँ पे सरकार बोलती है आधार कार्ड का यहाँ पे फोटोकॉपी किसी के साथ शेयर मत करना। इसको लेकर ऑनलाइन बुरी तरह से पैनिक मच गया। फिर यहाँ पे बताया गया आधार कार्ड का इंपॉर्टेंस क्या देखने को मिलेगा। जब इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो आधार कार्ड बेसिकली यहाँ पर एक प्रूफ है आपका आइडेंटिटी की तरह देखा जाता है। प्लस यहाँ पर आप आधार की डिटेल्स अपने ऑनलाइन रख सकते हो, प्लस आधार से ही आपको आज के टाइम पर LPG कनेक्शन, बैंक अकाउंट वगैरह ये सब कुछ मिल पाता है। तो आधार कार्ड का एक बहुत बड़ा रोल आज के टाइम पर बन चुका है हर एक सेक्टर के अंदर, ये ध्यान रखना है। फिर अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर सरकार ने डेवलपमेंट करने के लिए 1,34,200 करोड़ रुपए अनाउंस करे हैं कि भाई इतना पैसा लगाया जाएगा और इस वाले सेक्टर के अंदर यहाँ पे डेवलपमेंट किया जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट वाला मैप कौन सा है, तो ये इंडिया का मैप हुआ, ये नॉर्थ ईस्टर्न वाला हिस्सा हुआ। इस वाले हिस्से के बारे में चर्चा की जा रही है। तो नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से में क्या क्या करने वाले हैं, इस पैसे से हम लोग रेल, रोड, एयर कनेक्टिविटी के ऊपर काम करेंगे। तो काफ़ी सारे ऑलरेडी रोड्स बना दिए गए हैं, रेल प्रोजेक्ट्स बना दिए गए हैं और एयर कनेक्टिविटी के ऊपर काम किया जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखो नॉर्थ ईस्टर्न वाला इंडिया ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग लोकेशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया हमें बाकी दुनिया से कनेक्ट करता हुआ नज़र आता है। यानी कि जब आप लोग लोकेशन देखोगे तो ये वाला मैप देखो, ये नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन है। तो अगर भारत के साथ में इसके साथ अच्छी से कनेक्टिविटी रहेगी तो इसके माध्यम से भारत जो है इस पूरे ईस्टर्न वर्ल्ड से कनेक्ट हो पाएगा, इन आसियान कंट्री से कनेक्ट हो पाएगा। आसियान ये आपको 10 देश देखने को मिल जाते हैं। इस 10 देशों को याद करने की जो शॉर्ट ट्रिक है वो है TV क्लिप ऑफ MBBS। थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, बर्मा, उसके बाद यानी म्यांमार और उसके बाद सिंगापुर और ब्रुनाई, ये आपको यहाँ पर 10 कंट्रीज़ देखने को मिलती है जो कि आसियान कंट्रीज़ कहलाती हैं। उसके बाद बोला गया नॉर्थ ईस्टर्न हिस्सा जो है इसका काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस देखने को मिल जाता है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो यहाँ पर आप कह सकते हो इंडिया जो है यहाँ पे बहुत सारा वाटर रिसोर्स की तरह देखता, मतलब कि नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से में बहुत सारा वाटर रिसोर्स आपको देखने को मिलेगा। 40% इंडिया का हाइड्रो पोटेंशियल उसी एरिया में है। प्लस टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अलग अलग नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह आपको देखने को मिल जाती हैं, इसलिए भी यहाँ पर ये एरिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना। बाकी भारत ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चलाए, भारतमाला परियोजना को चलाया जहाँ पे हम लोग एक रोड बना रहे हैं गुजरात से जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद पूरे यहाँ पर इंडिया को कनेक्ट करेगा और नॉर्थ ईस्टर्न वाले हिस्से तक को जोड़ेगा। तो
तो ये भारतमाला परियोजना के अंदर है। प्लस और दूसरे प्रोजेक्ट हैं जिसमें यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं BCIM इकोनॉमिक कॉरिडोर की, जहाँ पे हम लोग इंडिया, बांग्लादेश और साथ ही साथ यहाँ पर म्यांमार, चाइना को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी नॉर्थ ईस्टर्न हिस्सा हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। तो BCIM इकोनॉमिक कॉरिडोर हो गया। उसके बाद में भारत यहाँ पर और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चला रहा है। इंडिया को यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न एरिया से कनेक्ट करने के लिए एक और प्रोजेक्ट है जिसको हम लोग कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे इस प्रकार से समुद्र के माध्यम से हमने म्यांमार के सितवे पोर्ट को इंडिया से जोड़ा। फिर उसके बाद यहाँ पे नदी के माध्यम से कालादान जो नदी है इससे हमने पलेतवा वाले एरिया को जोड़ा। फिर उसके माध्यम से आगे जो रोड है, रोड के माध्यम से हम लोगों ने क्या किया, इधर नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से को जोड़ दिया। तो यहाँ पे आप देख पाओगे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट एरिया को कनेक्ट करते हैं दुनिया भर से। फिर उसके बाद इंडिया से एक और प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। तो इंडिया म्यांमार थाईलैंड को यहाँ पर ये जो हाईवे है कनेक्ट करता है, ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। बाकी उसके बाद एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था INS गोमती के बारे में। तो GS पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या था, रिसेंट डेज में इंडियन नेवल शिप जिसका नाम है INS गोमती, इसको डिकमीशन कर दिया गया है। अब यहाँ पर ये सर्विस में सर्व नहीं करेगी। तो INS गोमती एक इंडियन नेवल शिप है, इसको गोमती नदी के ऊपर ही यहाँ पर नाम दिया गया है और इसको मतलब सर्विस के अंदर लाया गया था 1988 में। अब यहाँ पर इस सर्विस से यहाँ पर हटा दिया गया है, काफ़ी पुराना हो चुका है, तो अब ये सर्व नहीं करेगा। तो INS गोमती क्या है, मैंने आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। एक फ्रीगेट है। फ्रीगेट क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली कॉर्वेट से बड़ा होता है। देखो 3 प्रकार के आपको ये लड़ाकू जहाज़ देखने को मिलते हैं। एक होता है कॉर्वेट, ये सबसे छोटा होता है, इससे बड़ा फ्रीगेट होता है, उससे बड़ा डिस्ट्रॉयर होता है। तो INS गोमती यहाँ पर ये फ्रीगेट है। फ्रीगेट ने काफ़ी सारी जगह पर पार्टिसिपेट किया था। ऑपरेशन कैक्टस जो कि यहाँ पर चलाया गया था, मालदीव्स के अंदर जो तख्ता पलट हुआ था, इस तख्ता पलट को सही करने के लिए भारत ने ऑपरेशन कैक्टस चलाया। इस ऑपरेशन कैक्टस के दौरान यहाँ पे INS गोमती का एक बहुत बड़ा रोल था। उसके बाद ऑपरेशन पराक्रम चलाया गया, ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हो पार्लियामेंट पर टेररिस्ट अटैक हुआ था। उसके बाद में यहाँ पर 2001 में ऑपरेशन पराक्रम चलाया ताकि हम लोग पाकिस्तान को टैकल कर सकें। तो यहाँ पर भी INS गोमती का एक बहुत बड़ा रोल था। फिर 2004 के अंदर क्या होता है, इंडियन ओशन के अंदर एक तगड़ी सी सुनामी आती है, जैसा आपको ये दिख रहा है। तो इस सुनामी के दौरान भी यहाँ पर श्रीलंका की मदद और भी कंट्रीज़ की मदद की गई थी। तो इस दौरान भी INS गोमती का एक बहुत बड़ा रोल था। फिर उसके बाद में बहुत सारे यहाँ पर अवार्ड्स वगैरह दिए गए हैं। INS गोमती को 2007, 8 फिर 2019-20 में भी यहाँ पर फिर से अवार्ड मिला था अपनी सर्विस देने के लिए। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। फिर ना इसी के साथ में हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त करेंगे। ये कुछ आर्टिकल्स थे, बाकी उसके बाद के यहाँ पर आपके 6-7 आर्टिकल रह जाते हैं उसी सप्ताह के, वो हम लोग आगे के रिवीजन के लिए रखते हैं, ठीक है ना। तो बाकी पूरे सप्ताह में जो मेजर करंट अफेयर्स है उनका रिवीजन आपका हो चुका है। आई होप आपने काफ़ी कुछ सीखा है। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।